Hello students of class 6. Today we are going to study SST. In this we are studying the part civics. Chapter number 2, prejudice and discrimination, page 154. In this we have studied up to here stereotype. Today new topic, inequality and discrimination, page number 155. Inequality and discrimination. इनइक्वालिटी मतलब इक्वल ट्रीट नहीं करना, जो जिसके अकॉर्डिंग है लोग उसको उसी के जैसे ट्रीट करते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, जो हमने यहाँ पे पढ़ा ही था। इनइक्वालिटी इज अनदर बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी टेक्स ऑन वेरियस फॉर्म्स लाइक द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और द अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन, men and women. Discrimination on the basis of inequality is different from that based on diversity. Inequality ये discrimination का एक अलग ही basis है। Inequality takes on various forms like the unequal distribution. Inequality में आप इसके various forms होते हैं, जैसे वेल्थ यानी पैसे एक जैसे बंटवारे नहीं होते हैं, या फिर आदमियों और औरतों का स्टेटस अलग होता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट है वो उस डिस्क्रिमिनेशन से जो डाइवर्सिटी पर बेस्ड है। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ इन अ सोसाइटी कॉजेज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. People who are poor do not have access to good food, clothing, shelter or education. Unequal distribution of property and wealth. जो प्रॉपर्टी और वेल्थ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, यानी उसका बंटवारा एक जैसा नहीं होता है, यही सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लेकर आती है। मतलब जो लोग गरीब हैं उनके पास ना अच्छा खाने के लिए है, ना पहनने के लिए, ना रहने के लिए और ना ही पढ़ने के लिए है। The poor suffer when they are ill, as they cannot pay for expensive medical treatment, as they lack good education, they are unable to get good jobs. Thus, the poor get discriminated against in many ways. Poor suffer करते हैं जब वो बीमार होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो महंगे मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकें, और उनके पास अच्छी पढ़ाई यानी अच्छी एजुकेशन भी नहीं होती है, तो उनको एक अच्छी जॉब भी नहीं मिल सकती है। इस तरह से पुअर जो है बहुत तरह से डिस्क्रिमिनेट होते हैं। फिर फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड, यानी कि लड़कियों को मारना पेट में ही, या फिर जब लड़की हो जाती है, दुनिया में आ जाती है, तो उसको बचपन में ही मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। ये दो ऐसी इवल्स प्रिविलेंट है जो सिर्फ गांव में ही नहीं, लेकिन ये एजुकेटेड फैमिली के घरों में भी होती हैं। गांव में तो होती हैं, लेकिन और भी जो पिछड़ी जगह है, लेकिन वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं यानी पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो ये काम करते हैं लड़कियों को मारने वाला। The demand for dowry made on the parents of the bride is another example of social injustice. और दूसरा चीज़ है दहेज। डाउरी यानी दहेज, दहेज की डिमांड लड़कियों के घर वालों से, ये भी एक एग्जाम्पल है सोशल इनजस्टिस का। मतलब ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। लड़कियों को पहले पता लगाया जाता है कि लड़का है या लड़की है। अगर उनको पता चलता है कि लड़की है तो वो उनको पेट में ही मार देते हैं, या फिर जैसे ही वो दुनिया में आती हैं, अगर उनको नहीं पता चलता है कि लड़का या लड़की है, जैसे ही वो दुनिया में आती है और पता चलता है कि वो लड़की है, वो बचपन में ही उसी टाइम में उनको मार दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। तो ये चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं ये चल रही हैं। देन कमिंग टू कास्ट सिस्टम, कास्ट डिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, untouchability is still practiced in many rural parts of India. The 4 types of caste system in India are given as under the Brahmins, the Kshatriyas, the Vaishyas और the Shudras. ये हमने पहले भी पढ़ाया था। कास्ट डिवीजन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन मतलब इसमें रोक है, उसके बावजूद भी अनटचेबिलिटी अभी भी बहुत से पिछड़े
क्षत्रिय में आते हैं आपके वॉरियर्स और रूलर्स, वैश्यास में आपके फार्मर्स और मर्चेंट्स आते हैं, और शूद्रास जिनको सबसे छोटी कास्ट माना जाता है पीजेंट और लेबरर्स आते हैं। कास्ट सिस्टम was started by the Brahmins as they were advantaged by it. The upper class enjoyed all the privilege while the lower classes were mistreated and seen as unworthy, and the lowest class was often called untouchables. The untouchables were not allowed to eat in the same room along with upper caste persons, thinking that they would pollute that person's food. कास्ट सिस्टम ये ब्राह्मण के द्वारा शुरू की गई थी, ब्राह्मण कास्ट से, क्योंकि उनके पास ये एडवांटेज था, वो सबसे ऊंची क्लास माने जाते थे, कास्ट मानी जाती है, सॉरी। और ये अपर क्लास हर तरह के सुख सुविधाओं का ये लोग फ़ायदा उठाते थे, लेकिन लोअर क्लास के लोगों को मिसट्रीट किया जाता था और उनको ऐसा नीचा दिखाया जाता था और उनको हमेशा अनटचेबल्स बोला जाता था, मतलब कि उनसे हम टच ना हो सके। और अनटचेबल को ये अपर कास्ट वाले लोग अपने साथ अपने रूम में भी नहीं बैठाते थे, कि उनको ये लगता था कि उनका खाना गंदा हो जाएगा, मतलब उनकी सोच ऐसी थी कि वो छोटी जाति के हैं, तो अगर वो हमारे साथ बैठ के खाएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, हमारे साथ हमारे रूम में रहेंगे, हम खाएंगे तो हमारा खाना गंदा हो जाएगा, वो मतलब पूरे वातावरण को ये गंदा कर देंगे, उनकी ये सोच थी। फिर अम्बेडकर एंड हिज स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉर्न इन द महार कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स। महात्मा गांधी called them Harijans or the children of God. Our government refers to this group of people as scheduled caste. In spite of the caste-based discrimination, Ambedkar pursued higher studies. He and his elder brother studied in a school at Satara. They had to sit outside the classroom so that the other boys did not get polluted. They could not drink water from the school well and often had to remain thirsty the whole day. फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव रामजी अम्बेडकर, जो महाराष्ट्र की महार कम्युनिटी में जन्मे थे, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी दलित्स के लिए, ठीक है, दलित्स के अच्छे के लिए। महात्मा गांधी इनको हरिजन्स बोलते थे, यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड के बच्चे। और हमारी गवर्नमेंट अब इस ग्रुप के कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट दी है, यानी एससी कास्ट, ठीक है। हमारे फॉर्म में भी जब आप फिल करते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे ओबीसी, एससी, जनरल, तो वही यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट, इन कास्ट को अब शेड्यूल्ड कास्ट दे दिया गया है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद, मतलब ये भीमराव अम्बेडकर जी ये भी शूद्र कास्ट के थे, तो उस भेदभाव के बावजूद भी उस टाइम में उन्होंने हायर स्टडीज़ की, यानी बहुत ऊँची पढ़ाई की। ये और इनके भाई जब सतारा के एक स्कूल में पढ़ते थे, और इन लोगों को क्लास के बाहर रखा जाता था ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो गंदे ना हों, और इनको स्कूल में जो कुआं था यानी जो वेल था उससे भी ये पानी नहीं पी सकते थे, इनको मनाही था पानी पीना। और इस तरह से भीमराव अम्बेडकर जी और इनके भाई पूरे दिन प्यासे ही रह जाते थे। डॉक्टर अम्बेडकर encouraged Dalits to send their children to school and college. He also urged them to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. He led many efforts of Dalits so as to gain entry into temples. He also believed that Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect for all persons. Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. भीमराव अम्बेडकर ने दलित को एनकरेज किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजें। उन्होंने उनसे अर्ज भी किया, रिक्वेस्ट भी की कि अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जॉब्स से इन ऑर्डर टू मूव कास्ट सिस्टम से अगर बाहर निकलना है तो ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करें। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित्स, इन्होंने बहुत
इस उम्मीद से, इस सर्च से कि इनको कोई ऐसा रिलीजन मिलेगा जहाँ पे सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता हो। ठीक है। फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दलित्स, वुमेन, tribals and farmers fought not only for freedom from foreign rulers but also for dignity and equality. For example, women wanted to be educated just like the men. Dalits fought for the right to enter temples and farmers and tribals wanted to be free of the control of moneylenders who charge high rates of interest. फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त में दलित, वुमेन और ट्राइबल्स और फार्मर फॉट नॉट ओनली फॉर फ्रीडम, ये लोग सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे फॉरेन रूलर से, लेकिन ये इनको अपनी बराबरी भी चाहिए थी, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। इनको अपनी डिग्निटी यानी अपना ओहदा और अपनी इक्वालिटी यानी बराबरी भी चाहिए थी। जैसे कि वुमेन यानी औरतें चाहती थी कि वो भी एजुकेटेड हों मेन की तरह, और दलित ये इसलिए लड़ाई करते थे कि उनको टेंपल में अधिकार मिले, टेंपल में जाने यानी मंदिरों में जाने का अधिकार मिले। और फार्मर्स और ट्राइबल्स इसलिए लड़ते थे ताकि उनसे मनी लेंडर जो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं वो ना ले। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हेन इंडिया गेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, द लीडर्स रियलाइज्ड दैट दे हैड वन द वार अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एनिमी, but many internal enemies such as inequality, poverty, etc. still remain. In order to give all Indians a life of equality and a sense of freedom, they needed a set of rules that would guide not only the government but also the people of India. Hence, a board was constituted to draft the Constitution of India under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. We adopted our constitution in 1950. It is a vital document that contains the basic framework of government and the rights of the people of India. जब इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी मिली तब लीडर ने ये रियलाइज़ किया कि इन्होंने सबसे जंग जीत ली है, लेकिन अभी जो अंदर की जंग थी, अंदर के जो दुश्मन थे जैसे कि इनइक्वालिटी, पावर्टी अभी भी बाकी थी। ठीक है। इनइक्वालिटी यानी भेदभाव, पावर्टी यानी गरीबी, ये अभी भी बाकी थी और है भी। इन ऑर्डर टू गिव ऑल इंडियंस अ लाइफ ऑफ इक्वालिटी, सारे इंडियंस को यानी सारे भारतीय को एक जैसा ट्रीट किया जाए, एक जैसा फ्रीडम मिले, तो इनको एक रूल्स चाहिए था जो गाइड कर सके सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं लेकिन भारत के लोगों को भी। इसलिए बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया जाए, और ये इनके चेयरमैन किसके अंदर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस वक्त वहाँ के चेयरमैन थे, तो उनके चेयरमैनशिप के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट बने जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया के लोगों के लिए भी। और हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 1950 में। ये एक वाइटल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे फ्रेमवर्क लिखे हुए हैं गवर्नमेंट के और इंडिया में लोगों के क्या क्या अधिकार हैं उसके। द प्रीएम्बल और द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैड डिक्लेयर इंडिया अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गारंटी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल। आवर कॉन्स्टिट्यूशन लीव्स डाउन एन इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स that offers to all citizens those basic freedoms which alone can make life significant and democracy fruitful. Some of the important fundamental rights include the right to freedom of religion, right to equality and right to freedom. ये हमने आपको पहले भी बताया था। कुछ हमारे जो important rights हैं वो ये हैं कि हम अपने रिलीजन अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, इसकी हमें आज़ादी है। राइट टू इक्वालिटी, हम कहीं पर भी इनइक्वल नहीं ट्रीट होंगे, हमें एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। और राइट टू फ्रीडम मीन्स हमें हर चीज़ की आज़ादी है। वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर इज़ नो प्लेस फॉर प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कम्युनिटीज़, होम्स, स्कूल और प्लेसेस ऑफ वर्क। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमारी कम्युनिटी में कोई जगह, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी काम करने की जगह हो, हमें इससे कोई भी भेदभाव
भेदभाव हमसे नहीं कर सकता है। ठीक है, पीपल विल हैव टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू सपोर्ट देम। लोग अगर इस इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीट, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, and I hope you have understood the chapter. Once again read the chapter, watch the video again and read it. Exercise we will do in our next video.